जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट एक बार फिर से साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट पर। साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट से पीड़ित हैं और ऐसे डिस्प्यूट में जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मिलीभगत से आप पीड़ित हैं और जो निचली कोर्ट्स होता है, चाहे वो सिविल कोर्ट्स हो, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स हो, ऐसे कोर्ट्स की मिलीभगत से आप पीड़ित हैं तो आप सीधे हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। इस संबंध में अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है, जनवरी 2026 का जजमेंट है। इसका पूरा डिटेल आपको समझाएंगे और आपके ये सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं कि हम अगर ऐसे किसी डिस्प्यूट से, कब्जे के डिस्प्यूट से अगर पीड़ित हैं तो हम हाई कोर्ट के समक्ष डायरेक्ट किन परिस्थितियों में आ सकते हैं। ये सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं, मगर ये वीडियो आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2026 में ही लेटेस्ट जजमेंट आया है, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। इस जजमेंट के फैक्ट्स आप थोड़ा सा समझ लें, जजमेंट की डिटेल आपको हम पूरा देंगे। इस जजमेंट का फैक्ट ये था कि जो एक मकान था, मकान का डिस्प्यूट था और मकान के जो सह खातेदार थे, 5 लोग थे, 5 व्यक्ति थे, फैमिली मेंबर थे पांचों, और को शेयरर थे, यानी कि संयुक्त खाते की संपत्ति थी और उसमें से 2 खातेदार थे। वो आपस में भूमाफिया के साथ जो अवैध कब्जेदारी कह सकते हैं उसको, जिसको हाईकोर्ट के समक्ष रेस्पोंडेंट, प्राइवेट रेस्पोंडेंट बनाया गया, उसके साथ में मिलीभगत करके मकान का कुछ पोर्शन, हाफ पोर्शन उन्होंने सेल कर दिया। जबकि मकान फैमिली मेंबर्स का दादालाई प्रॉपर्टी थी, पैतृक संपत्ति थी। अब पैतृक संपत्ति को जब कोई व्यक्ति अपने शेयर को अगर बेचेगा, बेच तो सकता है, मगर न तो उसकी चौहद्दी खोल सकता और न जो खरीदने वाला है उसको उसका कब्जा मिल सकता है। बेचने का अधिकार है मगर जो खरीदने वाला है उसको कब्जे का अधिकार नहीं है। ये हम पहले वीडियो में पूरा डिटेल बता चुके हैं। पहले इस पे हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है और उसमें हमने रूलिंग भी दिया है, रामदास वर्सेस सीताबाई। ये रूलिंग आप फिर से आप नोट कर लीजिए, रामदास वर्सेस सीताबाई 2009 का ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप जॉइंट फैमिली की, संयुक्त खाते की प्रॉपर्टी आप बेचते हैं, कोई एक खातेदार अपने शेयर को जो बेच रहा है उसको बेचने का अधिकार है, मगर जो खरीदने वाला है उसको खरीदने का भी अधिकार है मगर कब्जे का अधिकार नहीं है। कब तक? जब तक डिवाइडेशन ना हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन ना हो जाए। तो अब इस जो जजमेंट में जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आया हुआ है, उसमें प्रॉपर्टी को 2 जो खातेदार थे उनके द्वारा अपना पोर्शन सेल कर दिया गया विदाउट पार्टीशन। मगर जो एक खातेदार की पत्नी थी वो उसमें माइनर बच्चों के साथ में अपना जीवन यापन कर रही थी, उसी मकान में अपनी दुकान चला रही थी। केवल वो दुकान ही उसका एकमात्र सहारा था जीवन यापन का। और जो उसका हस्बैंड था वो कोई काम धाम नहीं करता था। उसके हस्बैंड ने और अपने एक भाई के साथ मिलकर के, दोनों भाइयों ने, जबकि खातेदार उसमें 5 थे, मगर 2 भाइयों ने अपना शेयर एक अदर व्यक्ति को बेच दिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एम्प्लॉय भी था, जिसको सेल किया था। तो उन्होंने अपना शेयर बेच दिया। अब क्योंकि पैतृक संपत्ति थी, कब्जा उसको दिया नहीं गया, मगर जो सेल डीड थी उसमें यह लिख दिया गया कि खरीदा गया और कब्जा भी प्राप्त किया गया। एक्चुअल में कब्जा हस्तांतरित हुआ ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में सेल डीड हो गई, क्योंकि जो पिटिशनर है हाईकोर्ट के समक्ष आई थी लेडीज, उसका जो हस्बैंड था वो थोड़ा शराबी नेचर का था और अदर पर्सन से, जो एम्प्लॉय था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उससे मिलकर के उसके साथ उठना बैठना, शराब पीना, इस तरह की उसकी हरकतें थी। तो उससे मिली भगत करके और अपने शेयर को उसने बेच दिया। घर से उसको पैसा नहीं मिलता था, कमाई धमाई कुछ थी नहीं उसकी, तो सस्ते में उसने अपना शेयर तो सेल कर दिया। मगर जब पजेशन की बात आई तो उसमें पजेशन कभी हस्तांतरित हुआ ही नहीं था, मगर सिविल सूट दाखिल किया गया। फिर उसमें जो बायर था, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, मकान का कुछ पोर्शन उसने खरीदा था, उसने सिविल सूट फाइल किया इंजंक्शन के लिए। और उस इंजंक्शन सूट में ये उसने फैक्ट रखा कि हमने सेल डीड के समय पजेशन प्राप्त कर लिया था, मगर जो विक्रेता हैं मकान के, जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचा है, सेलर हैं, उन्होंने दोबारा से कब्जा प्राप्त कर लिया है।
देखने के बाद, पैसा लेने के बाद कब्जा हस्तांतरित किया गया, मगर बाद में जबरदस्ती कब्जा छीन लिया गया। इस तरह से एक सूट फाइल किया गया, ये जो कि फैक्ट इसके एकदम गलती थे। कब्जा एक्चुअल में कभी हस्तांतरित किया ही नहीं गया था। तो सूट फाइल जब किया गया उसमें ये गलत फैक्ट दिखाए गए और उस सूट फाइल करने के समय इंटरिम इंजंक्शन की मांग करी गई कि हमें इंटरिम इंजंक्शन दिया जाए, क्योंकि जो खरीदार था वो एम्प्लॉय था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उसने, जो सिविल जज थे, सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का मामला था। अब सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में जिन सिविल जज के यहां ये सूट फाइल किया गया है, उन सिविल जज ने पहली ही डेट पे एक्स पार्टी इंटरिम इंजंक्शन भी दे दिया। कोई नोटिस नहीं दिया गया दूसरी पार्टी को, कोई मौका मुआयना नहीं किया गया, कोई अमीन कमीशन जारी नहीं किया गया मौका मुआयने के लिए, बिना कमीशन जारी करे और ये बिना किसी जानकारी के कि एक्चुअल पोजीशन है किसका। इसको सब देखना जरूरी नहीं समझा और इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। अब इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट तो कर दिया, मगर पोजीशन तो मिल नहीं पाया, क्योंकि पोजीशन कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं था। अब पोजीशन के लिए जो बायर था, जो हाईकोर्ट के समक्ष रेस्पोंडेंट है, उसने पूरा प्रयास किया, क्योंकि उसमें जो सिविल जज थे उनकी भी मिली भगत थी, उन्होंने भी इंजंक्शन गलत रूप से ग्रांट किया था। तो वहां उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन डाला 151 सीपीसी के अंतर्गत, और ये एक ऑर्डर और पास करा लिया अधिकारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, कि इसमें जल्दी से जल्दी पोजीशन दिलाया जाए। पोजीशन छीन लिया गया है खरीदार का, और इसमें प्रशासनिक बल का प्रयोग करते हुए पुलिस फोर्स के साथ में पोजीशन दिलाया जाए। ये लेटर भी जारी कर दिया पुलिस अधिकारियों के लिए सिविल जज के द्वारा, बिना दूसरे पक्ष को कोई सुनवाई करे। तो उस लेटर के कंप्लायंस में रेवेन्यू ऑफिसर्स ने भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मिसयूज किया और जल्दी से टीम का गठन कर दिया। उन्होंने भी कोई जरूरी नहीं समझा जांच करना कि एक्चुअल में मामला है क्या। तो क्योंकि जो खरीदार था वो अच्छी पहुंच वाला व्यक्ति था, उसने उनको भी मैनेज कर लिया। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, तहसीलदार, एसडीएम, उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन किया पोजीशन दिलाने के लिए, और मैं फोर्स के ले जा करके पोजीशन दिला दिया, पोजीशन हस्तांतरित कर दिया। और जो लेडीज थी, जो कि हाईकोर्ट के समक्ष पिटिशनर थी, उसको वहां से डिस्पोजेस कर दिया, उसका सारा सामान फेंक दिया उठा करके, और कब्जा खरीदार को दिला दिया गया। इसके बाद जब इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मिसयूज किया गया और प्रोसेस ऑफ कोर्ट का भी मिसयूज किया गया, तो ऐसी परिस्थिति में बिना किसी अपील के, कहीं कोई अपील नहीं फाइल करी गई, ना इंटरिम इंजंक्शन को कहीं चैलेंज किया गया, सीधे जो पिटिशनर थी उसने हाईकोर्ट की शरण ली। क्योंकि मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट और एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस केस में स्पष्ट था। तो उसने सीधे जब हाईकोर्ट की शरण ली, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब पूरा फैक्ट को देखा, तो यह पाया गया कि इसमें जो पुलिस अधिकारी थे उनकी भी मिली भगत थी, और जो सिविल जज थे उनको भी मैनेज किया गया था। क्योंकि जो खरीदार था, रेस्पोंडेंट नंबर 8 था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एम्प्लॉय था, तो वहां से उन्होंने सिविल जज को भी मैनेज किया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह पाया कि ये सब अधिकारियों की, कर्मचारियों की, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे और सिविल जज भी थे, तो सबकी मिली भगत से ये पावर का मिसयूज किया गया है। तो इसमें हाईकोर्ट ने एक्शन लिया और ये जजमेंट पारित किया 5 जनवरी 2026। इसका जो पार्टी नेम है श्रीमती सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसका सिविल रिट नंबर है 28263 ऑफ 2025। इसमें ऑनरेबल जस्टिस एम के गुप्ता एंड ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार की डिवीजन बेंच के द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि 48 घंटे के अंतर जो लेडीज है, जो पिटिशनर है, जो एक्चुअल में कब्जे की हकदार है, उसको कब्जा दिलाया जाए, और कब्जे के साथ साथ जो रेस्पोंडेंट नंबर 8 है, प्राइवेट रेस्पोंडेंट, जो कि प्रॉपर्टी का खरीदार है, वो 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन देगा पिटिशनर के लिए। ये पेनल्टी इंपोज करी गई। और जो सिविल जज जूनियर डिवीजन थे, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी के लिए लेटर जारी किया, चीफ जस्टिस के समक्ष लेटर भेजा गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा,
कि इस कोर्ट की इंक्वायरी कराई जाए कि कितनी इस केस में इस कोर्ट की कितनी मिलीभगत थी, उस आधार पर इंक्वायरी गठित करी जाए। इस तरह से ऐसे केस में पिटिशनर डायरेक्ट हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं, जहां यह स्पष्ट दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा अपनी पावर का स्पष्ट रूप से मिसयूज किया गया है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपनी पावर का मिसयूज किया गया है। कोर्ट के द्वारा जो कानून है उसको ताक पर रख करके आदेश पारित किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो उसमें कोई व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट की शरण ले सकता है। ये स्पष्ट इस जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो इस तरह अवैध कब्जेदारी और भूमाफियाओं से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो किन परिस्थितियों में हाईकोर्ट के समक्ष आ सकता है रिट पिटीशन में, आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये डिटेल गाइडलाइंस इस जजमेंट में पारित करी गई ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद के द्वारा। तो इस तरह का अगर ये जजमेंट किसी को अगर आवश्यक हो तो हम इस जजमेंट की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और जजमेंट जो जमीन के कब्जे का जो डिस्प्यूट है उसकी समस्या के संबंध में, अगर किसी भी तरह की डिस्प्यूट के संबंध में कोई जजमेंट आपको चाहिए तो उसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए एक नॉमिनल फीस है, वो आपसे ली जाएगी और जजमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा हमने एक और वीडियो अपने चैनल पर डिटेल वीडियो डाला हुआ है कि अगर सह खातेदारी कोई संपत्ति है जॉइंट खाते की या फैमिली प्रॉपर्टी है, कोई संयुक्त परिवार की संपत्ति है, तो उसको बेचने के संबंध में और जो खरीदार है स्पेशली खरीदार को किस तरह से उसमें सावधान रहना चाहिए, अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो उसको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, इस संबंध में डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर कुछ ही समय पहले अपलोड किया है। इस वीडियो को आप यहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।